नाज़रीन, ज़ायरीन के हवाले से मुझसे मुसलसल लोग पूछ रहे हैं। मैं फिर उनसे ये कहूँगा कि ज़ायरीन के मामले पर इराक़ ने जो पॉलिसी मुरतब की है उस पर बहुत से लोगों को जो है वो मुश्किलात अब दरपेश हैं। इस हवाले से हमारी एक सालार के साथ गुफ्तगू हुई है। शायद शाह काज़मी जो हैं वो अपना काफिला लेकर रिसेंटली वापस आए हैं। उन्होंने बताया है कि एक ज़ायर ऐसा था जो अपने बच्चों को लेके जा रहा था, यानी अपनी बेटी को और अपने दामाद को वो लेकर यहां से इराक गया है, लेकिन जब वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर इराकी हुकाम ने उनकी बेटी और उनके दामाद को जाने दिया है, लेकिन उन्हें वापस भिजवा दिया है क्योंकि ये कहा गया है कि ये मियां बीवी हैं और ये महरम हैं, आप जो हैं अकेले हैं, आप नहीं जा सकते। उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी है और मेरा दामाद है, मैंने ज़ियारत के लिए लाया हूं, लेकिन उन पर यह एतराज लगाया गया कि आपकी उम्र जो है वो 50 साल से कम है, इसलिए आपको नहीं जाने दिया जा सकता। तो इस तरह से वो एयरपोर्ट से वापस आए हैं। इस तरह के और बहुत से मसाइल जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। इस हवाले से जैसे मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए और इराक़ी हुकाम के साथ इस मामले पर मुशावरत करनी चाहिए कि जो अपने खानदान के साथ जा रहे हैं कम से कम उनको जो है वो जाने की इजाजत दी जाए। दूसरा मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल का है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास चंद रोज पहले हुआ है। उस इजलास के बाद एक मामला विद होल्डिंग टैक्स का था जिसके ऊपर एफबीआर ने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि हम इसे चैलेंज करेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने उस फैसले को चंद घंटों के बाद वापस ले लिया है और यह कहा है कि इसके ऊपर मजीद गौर किया जाएगा, आइंदा इजलास में इस हवाले से कोई राय दी जाएगी। एक और जो अहम मामला है इस्लामी नजरियाती कौंसिल में वो है इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, जिन्हें मिर्जा जहलवी के नाम से भी जाना जाता है। उनके हवाले से इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से बात की क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से, उसमें जो इंतहाई लाजिम तरीन अल्फाज थे वो इस्तेमाल नहीं किए गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके साथ साथ इस वजह से मुआशरे में एक बिगाड़ भी पैदा हो सकता था, लिहाजा मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी जो हैं वो गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए हैं। इस हवाले से अब रद्द-ए-अमल जो है मुख्तलिफ उलमाए किराम की तरफ से भी आना शुरू हो गया है। मेरे सामने दो अहम तरीन उलमा हैं, एक मौलाना मोहम्मद मुश्ताक हैं और दूसरे मौलाना हसनैन गर्देजी हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फैसला किया है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल अपनी असल से हटी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल किसी ऐसे मामले पर राय नहीं दे सकती जो मामला अदालतों में जेरे बहस हो और इस तरह से एक शख्स की जिंदगी को खतरात लाहक कर दिए गए हैं। ये अल्फाज जो हैं वो हसनैन गर्देजी साहब ने इस्तेमाल किए हैं और इस हवाले से अब बहुत सी बहस जो है इस मामले पर चल रही है। जब उन्होंने इस हवाले से बात की थी तो उसके बाद बहुत सा रिएक्शन जो है मुख्तलिफ हवालों से सामने आया था। सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक लंबी बहस हुई थी। उसके बाद फिर खुद मिर्जा जेलमी के साथ मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ने राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो बात कही है वो तारीखी हवाले से कही है। कुछ तारीखी हवाले उन्होंने दिए हैं, कुछ हमारे सामने भी हैं, लेकिन ये तारीखी हवाले कितने मुस्तनद हैं, कितने अहम हैं, इसके ऊपर अलबत्ता एक बहस जो है वो जरूर की जा सकती है। लेकिन क्या इस तरह के हवाले इस तरह बराह रास्त जो है वो दिए जा सकते हैं? क्या इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होगा? और दूसरी तरफ इस मामले पर भी बावसूख जरा ये बताते हैं कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल पर दबाव है। मालूम नहीं है कि अगले इजलास में क्या इस मामले पर फिर इस्लामी नजरियाती कौंसिल गौर करेगी या नहीं। अभी तक इस मामले पर खामोशी इख्तियार की गई है। असल मसला यह है कि जब पाकिस्तान में मुकालमे की जगह मुनाजरे को जगह दी गई तो उसके बाद से इस तरह की खराबियां जो हैं वो मुआशरे में बढ़ती चली गई और ये खराबियां इतनी बढ़ी कि पहले आम लोग गुस्ताखी के मुर्तकिब करार पाते थे, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला सहाफियों तक बढ़ा, कुछ शख्सियात तक बढ़ा, यहां तक कि एक मारूफ सिंगर जो बाद में एक मारूफ मुबल्लिग थे जुनैद जमशेद, उन तक भी ये सिलसिला पहुंचा। कुछ बड़े सहाफी भी इस नरगे में आए और अब उलमाए किराम को भी इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने मिसालें बहुत सी हैं अगर मैं देना चाहूं, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं सबके नाम लूं। एक वजह तो ये थी कि हुकूमत
کی جو کارگزاری تھی، کارکردگی تھی، اس سے توجہ ہٹانا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں میں ایک تفریق پیدا کرو اور حکومت کرو۔ اسی اصول پر جو ہے حکومتوں نے چلنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کا نقصان یہ ہوا کہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا، مکالمے کی جگہ مناظرے لے لی، اور اب جگہ جگہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ اس وجہ سے بعض اوقات علماء کرام کے ساتھ مشاورت کرنی پڑتی ہے۔ اب بڑے بڑے فورمز خود علماء کرام کے موجود ہیں، جن میں ملی یکجہتی کونسل جیسا ایک بڑا فورم موجود ہے، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل جیسا بڑا فورم موجود ہے، جس میں پیغام پاکستان جیسا ایک متفقہ بیانیہ موجود ہے، اور اب ریسنٹلی وفاقی حکومت نے ایک اور کمیٹی بنائی ہے جو بین المسالک ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کام کرے گی۔ وہ کمیٹی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے، اور مختلف افسران اور علماء کرام، مختلف مسالک کے علماء کرام کو اس میں نمائندگی دی گئی ہے تاکہ اس بگاڑ کو ختم کیا جا سکے، اور دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ بیانیہ جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے، انتہا پسندی کی روک تھام کی جا سکے۔ لیکن شاید یہ فیصلہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، اب بھی وقت ہے کہ اس مناظرے کے ماحول کو تبدیل کیا جائے اور مکالمے کی فضا کو سازگار بنایا جائے، تو معاشرہ جو ہے وہ ان برائیوں سے کم نکل سکتا ہے، اور اس طرح کی قدغنوں سے کم نکل سکتا ہے۔ اور جو آنے والی نسل ہے اس میں جس طرح سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، مخصوص سوچ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ پر یقین رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو رگیت دیں، دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیں، دوسرے کو کافر قرار دے دیں، دوسرے کو گستاخ قرار دے دیں۔ تو اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اور یہ سلسلہ حکومتیں ہی روک سکتی ہیں، کیونکہ حکومتوں کی آشیرواد سے ماضی میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جب مکالمے کی جگہ مناظرے نے لی، اور مناظرے کے بعد صورتحال ایسی بنی کہ جگہ جگہ فسادات ہوئے، بہت سے خاندان اجڑ گئے، بہت سی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو گئیں۔ تو ان خرابیوں کے خاتمے کے لیے صرف وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، سماجی شخصیات ہیں، جو مذہبی شخصیات ہیں، جو سنجیدہ شخصیات ہیں، ان سب کو ایک مرتبہ پھر مل کر بیٹھنا ہوگا، اور اس طرح کے اس ماحول سے اس قوم کو نکالنا ہوگا، کیونکہ دنیا مسلسل ترقی کر رہی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے 70 کی دہائی کے بعد ترقی کے بجائے تنزلی کا سفر کیا ہے، اور اگر ہم اسی صورتحال سے دوچار رہے تو پھر معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس بگاڑ کو ختم کرنے کا شاید ہمیں وقت بھی نہ مل سکے۔